पश्चिम बंगाल में 15 सालों बाद ममता बनर्जी की हार हुई है। इस बार बंगाल में बीजेपी ममता का किला भेदने में सफल हो गई। बंगाल में शाम 7 बजे तक के रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है, जहां 2011 से लगातार सत्ता में रह रही ममता बनर्जी की सरकार अब सत्ता से बाहर होने वाली है। आज की वीडियो में हम उन वजहों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ममता सरकार को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी बंगाल भेदने में सफल रही। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव पूरे हुए थे। 4 मई को हुई वोट काउंटिंग के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है और शाम करीब 7 बजे तक के रुझानों और नतीजों ने देश की राजनीति को एक बड़ा संकेत दे दिया है। इन सभी राज्यों में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी रही, जहां का चुनाव इस बार सीधे सीधे ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की लड़ाई बन गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए टीएमसी को कड़ी टक्कर ही नहीं दी, बल्कि कई सीटों पर बढ़त को जीत में बदलती हुई नजर आई। बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और दूसरे नेताओं ने पूरे चुनाव में खूब प्रचार किया, जबकि टीएमसी पूरी तरह ममता बनर्जी के चेहरे और उनके काम पर टिकी रही। दिलीप घोष का रोल यहाँ खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करने का काम किया, जिसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा था। अगर आसान भाषा में समझे तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। इस बार चुनाव 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 2 चरणों में हुआ। अब बात करते हैं उन सीटों की जिन्होंने इस चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाया। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी सीटें इस चुनाव की सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड बनकर सामने आई। भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का होम टर्फ माना जाता है, वहां भी इस बार मुकाबला पहले जितना आसान नहीं रहा। बीजेपी ने यहां सीधी चुनौती देते हुए शुवेंदु अधिकारी को उतारा, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से माने जाते थे। शुरुआती रुझानों में ये साफ हो गया था कि ये सीट अब सेफ नहीं रही और शाम तक के आंकड़ों में भी यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिला। नंदीग्राम की सीट भी उतनी ही अहम बनी रही। 2021 में यहीं से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इन हाई प्रोफाइल सीटों के अलावा उत्तर बंगाल, सिलीगुड़ी और जंगल महल जैसे इलाकों में बीजेपी ने इस बार अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। जिन क्षेत्रों में पहले उसकी मौजूदगी सीमित मानी जाती थी, वहां इस बार बीजेपी बढ़त बनाकर ये संकेत दे रही है कि उसका विस्तार अब पूरे राज्य में फैल चुका है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक की स्थिति ये थी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले मुकाबला एक तरफा माना जाता था, अब वही चुनाव कड़ा और कई जगहों पर बीजेपी के पक्ष में नजर आया। अब बात करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी का डाउनफॉल कैसे हुआ। इस पूरे चुनाव में सिर्फ चेहरे और सीटें ही नहीं, बल्कि मुद्दों की भी बड़ी भूमिका रही। 15 साल की टीएमसी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा, लेकिन कई और भी कारणों के चलते ममता की पार्टी चुनाव हारी है। इससे भी बड़ा फैक्टर था लोकल लेवल पर बढ़ती नाराजगी। कई इलाकों में लोगों को लगा कि सरकार की योजनाओं का फायदा पूरी तरह उन तक नहीं पहुंच रहा। इसी दौरान बीजेपी ने अपने लिए मौका बनाया और धीरे धीरे बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने समझ लिया था कि राज्य में उसके लिए जगह बन रही है और तभी से उसने लगातार बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। गाँव-गाँव तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाया गया। जहाँ पहले बीजेपी की मौजूदगी बहुत सीमित थी, वहीं इस बार वो सीधे मुकाबले में नजर आई। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के आने से बीजेपी को न सिर्फ बड़ा चेहरा मिला, बल्कि राज्य की राजनीति की अंदरूनी समझ और तैयार नेटवर्क भी मिला। वहीं दिलीप घोष जैसे नेताओं ने पहले ही संगठन की नींव मजबूत कर दी थी, जिसका असर इस चुनाव में साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत साफ तरीके से बदलाव बनाम टीएमसी सरकार की लड़ाई में बदल दिया। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी योजनाओं, खासकर महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए चलाई गई स्कीम्स पर भरोसा कर रही थी, वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि 15 साल बाद अब राज्य को नई दिशा की जरूरत है। इस चुनाव में कानून व्यवस्था और हिंसा का मुद्दा भी काफी बड़ा रहा। बंगाल में पहले ही चुनावी हिंसा की खबरें आती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया। पार्टी ने बार बार ये सवाल उठाया कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है। इसी संदर्भ में मुर्शिदाबाद की घटनाएं भी काफी चर्चा में रही। मुर्शिदाबाद, जो एक संवेदनशील सीमावर्ती जिला माना जाता है, वहां चुनाव के आसपास हुई झड़पों और हिंसा की खबरों को बीजेपी ने लगातार हाईलाइट किया। इन घटनाओं को सिर्फ एक लोकल मुद्दे के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति से जोड़कर पेश किया गया। बीजेपी का तर्क ये था कि राजनीतिक हिंसा बंगाल में एक पैटर्न बन चुकी है और मुर्शिदाबाद उसी का एक उदाहरण है। इस तरह इन घटनाओं को ब्रॉडर नैरेटिव का हिस्सा बनाकर पेश किया गया, जिससे परसेप्शन बना कि आम नागरिक, खासकर कमजोर वर्ग, पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।
महिलाओं की सुरक्षा भी इस चुनाव में एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। कुछ घटनाओं और लगातार उठते सवालों के बाद ये बहस तेज हुई कि क्या राज्य में महिलाएं सुरक्षित है। बीजेपी ने इसे अपने कैंपेन में जोर शोर से उठाया, जबकि ममता बनर्जी की सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम्स और महिला वोट बैंक पर भरोसा करती रही। शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी अलग अलग मुद्दे देखने को मिले। शहरों में बीजेपी ने जॉब्स, डेवलपमेंट और गवर्नेंस जैसे मुद्दों को उठाया, जिससे पढ़े लिखे और मध्यम वर्ग के वोटर्स को अपील करने की कोशिश की गई। वहीं गाँव में स्थानीय असंतोष, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें और पंचायत स्तर की शिकायतों को मुद्दा बनाया गया। इस तरह पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति अपनाई, जिससे उसका असर पूरे राज्य में फैला। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए, जिसमें कई नाम हटाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ा, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बढ़त हर तरह की सीटों पर दिख रही है और SIR का चुनाव परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो सीएम फेस कौन होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की संभावित जीत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य की सरकार की कमान किसके हाथ में होगी। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा था कि मुख्यमंत्री एक बंगाली ही होगा, क्योंकि टीएमसी लगातार बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती रही है। कई नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार है शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, लेकिन 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। 2021 में नंदीग्राम से उनकी हाई प्रोफाइल जीत और बाद में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें पार्टी का बड़ा राज्य स्तरीय चेहरा बना दिया, खासकर चुनाव के बाद की हिंसा और संगठनात्मक चुनौतियों के दौरान। दूसरा अहम नाम है दिलीप घोष का। दिलीप घोष को अक्सर बंगाल में बीजेपी के विस्तार का चेहरा माना जाता है। जब पार्टी राज्य में बहुत सीमित थी, तब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी सफलता के पीछे उनकी रणनीति का बड़ा योगदान माना जाता है। तीसरा नाम है सुकांता मजूमदार, जो उत्तर बंगाल से आते हैं और युवा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीक भट्टाचार्य और स्वपन दास गुप्ता जैसे नाम भी चर्चा में हैं, जो अलग अलग तरह की छवि और अनुभव लेकर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरी तस्वीर में ममता बनर्जी पूरी तरह हार गई है। ममता बनर्जी का व्यक्तिगत प्रभाव अभी भी मजबूत है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच उनका समर्थन बना हुआ है। उनकी वेलफेयर स्कीम्स का असर भी जमीन पर दिखता है और उनकी दीदी वाली छवि अभी भी लोगों से जुड़ती है, लेकिन उनका समर्थन कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित होता जा रहा है, जबकि बीजेपी का वोट धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा है। चुनावी गणित में ये फैलाव बहुत मायने रखता है। इस बार के नतीजों को ठीक से समझने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 से तुलना करना बहुत जरूरी हो जाता है। 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर एक मजबूत वापसी की थी, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन नतीजे टीएमसी के पक्ष में गए थे। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को करीब 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी लगभग 38% के आसपास रही थी। यानी मुकाबला तो था, लेकिन बढ़त साफ तौर से ममता बनर्जी के पक्ष में थी। अब 2026 के रुझानों को देखें तो तस्वीर लगभग उलटती हुई नजर आ रही है। इस बार शुरुआती गिनती में बीजेपी 190-200 से ज्यादा सीटों पर आगे चलती दिख रही थी, जबकि टीएमसी काफी पीछे नजर आई। इसका मतलब सिर्फ सीटों का बदलाव नहीं, बल्कि वोट कन्वर्जन का बड़ा शिफ्ट है। जहां 2021 में टीएमसी का वोट ज्यादा कंसंट्रेटेड और मजबूत था, वहीं अब बीजेपी का वोट पूरे राज्य में ज्यादा इवनली स्प्रेड होता दिख रहा है, जो सीट जीतने में ज्यादा मदद करता है। काउंटिंग के पैटर्न में भी फर्क दिख रहा है। 2021 में शुरुआती रुझानों से ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए थी। इस बार कई सीटों पर शुरुआती राउंड से ही बीजेपी आगे निकलती हुई दिखी, और जैसे जैसे राउंड्स बढ़ रहे थे, वो बढ़त कई जगहों पर और ज्यादा हो रही थी। एक और बड़ा अंतर कैंपेन नैरेटिव में दिखता है। 2021 में चुनाव आउटसाइडर वर्सेस बंगाली प्राइड के आसपास घूम रहा था, जहां ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की पहचान के रूप में पेश किया था। उस समय ये नैरेटिव काफी हद तक काम भी आया, लेकिन 2026 में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और चेंज वर्सेस 15 साल की सरकार को सीधा मुद्दा बनाया, जो लंबे समय से सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ नेचुरली रेजोनेट करता है। हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा दोनों चुनाव में मौजूद रहा, लेकिन इस बार इसे ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने इसे एक पैटर्न के तौर पर पेश किया, जिससे वोटर परसेप्शन पर ज्यादा असर पड़ा। वहीं टीएमसी ने अपने वेलफेयर मॉडल पर भरोसा बनाए रखा, लेकिन कई जगहों पर ये नैरेटिव उतना डोमिनेंट नहीं दिखा जितना 2021 में था। लीडरशिप डायनामिक्स भी बदले हैं। 2021 में बीजेपी के पास स्टेट लेवल पर उतना मजबूत और एस्टैब्लिश चेहरा नहीं था, जबकि 2026 तक शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता पूरी तरह स्टेट फेस बन चुके थे।
रीजनल पैटर्न की बात करें तो 2021 में टीएमसी का डोमिनेंस साउथ बंगाल में ज्यादा मजबूत था, जबकि बीजेपी उत्तर बंगाल और कुछ ट्राइबल बेल्ट्स में मजबूत थी। इस बार रुझान ये दिखा रहे थे कि इस बार बीजेपी उन इलाकों में भी अपनी पकड़ बना रही है जहां पहले उसका खास प्रभाव नहीं था, और इसी विस्तार का सीधा असर सीटों की कुल संख्या पर दिखाई दिया। वोट काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, हमने हमेशा बंगाल के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की बढ़त पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जीत बंगाल के लोगों की जीत है। उन्होंने विकास, सुशासन और बदलाव के पक्ष में वोट दिया है। कुल मिलाकर जहां पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, वहीं बाकी राज्यों में अधिकतर जगहों पर प्रमुख चेहरे और मौजूदा नेतृत्व अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल होते नजर आए। आप इस चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।